फॉर्मूला हमारे पास आया था सीरीज कॉम्बिनेशन का कैपेसिटर का, वो था 1/CE इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला आया था वो था CE इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आइए जरा एक काम ही करते हैं कि सबसे पहले तो हम एक छोटा सा नंबर ट्राई कर लेते हैं कि 3 कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड and 6 microfarad are connected in series and in parallel combination। अस्सलाम वालेकुम यार, मस्त है, स्टार्ट करवा दो, मेरी तो क्लास ही कैट में। बस मैं तुम्हें लिंक भेज रहा हूँ, तुम स्टार्ट करा देना मैथ्स बायो का। और उर्दू के लिए मिस समीरा से रब्ता कर लो, टेस्ट के पास है। वो छोड़ दो, बस वो मैं कर लूंगा। बस मैंने लिंक खोला हुआ है, तुम बस टेस्ट स्टार्ट करा दो। मैं तुम्हें दोनों की PDF और दोनों का लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और उर्दू के लिए मिस समीरा से रब्ता कर लेना और टाइम दे देना, ठीक है। 15 मिनट का टेस्ट है मैथ्स बायो का। हाँ, मैं करूंगा नहीं, बस ऐसे ही बोल देना कि 5 मिनट 5 मिनट इस तरीके से, ठीक है। हाँ। पहले मैथ्स बायो का लिंक भेज रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको मालूम करनी है 3 कैपेसिटर्स आपके पास मौजूद हैं और तीनों के तीनों कैपेसिटर्स की वैल्यू मैंने दी हुई 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड। और आपको यहाँ पे जो ये तीनों टेस्ट हैं, ये तीनों की तीनों आपके पास जो है वो सीरीज में भी कनेक्ट है और ये पैरेलल में भी कनेक्ट है। ये सीरीज में भी कनेक्ट है और ये पैरेलल में भी कनेक्ट है, ठीक है। और आपको जो है मालूम करना है आपको जो है वो मालूम करनी है इनकी कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले सीरीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/CE बराबर हो गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। 2, 4 और 6 का कंबाइन LCM मेरे ख्याल से 12 आएगा। तो 2 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12। तो 1/CE बराबर हुआ 11/12। आपको CE चाहिए तो ये बना 12/11। रेसिप्रोकल करने के बाद 12/11, 11 पॉइंट लगाया 1 आया, पॉइंट लगाया 0 आया, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपके पास तकरीबन 1 माइक्रोफैरेड। 12/11 का आंसर तकरीबन 1 माइक्रोफैरेड आ गया, ठीक है। और अब आपको निकालना है पैरेलल। पैरेलल में सिंपल तीनों ऐड हो जाते हैं, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जनाब? ये आपके पास बन जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6। तो 6 और 2 8, 8 और 4 12। तो ये आपके पास आ गया 12 माइक्रोफैरेड। ये आपके पास मिल गई पैरेलल में। तो सीरीज में भी देख लिया आपने, पैरेलल में भी आपने देख लिया कि सीरीज और पैरेलल में इस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना होता है। इस तरीके से आपको इनके कॉम्बिनेशंस भी आने चाहिए। अगर आपसे कोई कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ ले, अगर आपसे कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ ले, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर आपसे कोई पूछ ले फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और आपको इस तरीके के कॉम्बिनेशन दिए हो और आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी जाए, ये C1, ये C2 और ये C3, और आपसे जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी जाए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है। अगर आपके पास 3 कैपेसिटर हो C1, C2 और C3 और आपसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, तो C1 अगर मैं दे रहा हूँ 2 माइक्रोफैरेड और C2 अगर मैं आपको दे रहा हूँ 4 माइक्रोफैरेड और C3 में आपको दे रहा हूँ अगर 6 माइक्रोफैरेड अगेन, और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है, तो C2 और C3 पैरेलल में। तो अगर C2 और C3 पैरेलल में है तो इसका मतलब इन दोनों की कॉम्बिनेशन बन जाएगा C23 और पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड होती है, तो C2 और C3 के सम के बराबर होगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 4 प्लस 6,
तो C23 बराबर आ गया 10 माइक्रोफैरेड के। ठीक है, अब ये दोनों हट जाएंगे और जब ये दोनों हटेंगे तो इनकी जगह C23 आया, यहाँ C1 आया। अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज। अब जब ये दोनों सीरीज में हो तो सीरीज में अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगी और इसके बाद कोई और कैपेसिटर सॉल्व करने के लिए मौजूद नहीं है, तो ये बन जाएगा 1/C1 प्लस 1/C23। तो 1/CE बराबर होगा 1/C1, तो 1/2, और C23 का मतलब हमारे पास है 10। तो 2 और 10 का एलसीएम 10 है, 2 5 से 10, 10 से 10 कैंसिल हुआ, तो ये बन गया आपके पास 6/10। 6/10 किया तो मुझे मिला 3/5, पलटा तो ये मिला 5/3। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ आ गया, 3 यहाँ, 3 1 ज़ा 3, 2 पॉइंट लगाया 0, 3 6 ज़ा 18, तो ये आपको मिली 1.6 माइक्रोफैरेड। ये आ गई इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के मैंने बोला छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कैपेसिटेंस के, जो एनटीएस में और एनडी के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको अगर फॉर्मूले की सारा खेल फॉर्मूले का देखें, अगर आपको फॉर्मूला आता है ना तो आप आसानी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला आना ज़रूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहाँ पे कराए। अब मैं देखता हूँ कि मुझे और क्वेश्चंस मिल जाए ताकि मैं आपको वो भी करा दूँ। अब मेरे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ज़रा देखते हैं उसको कि एक और क्वेश्चन मेरे पास क्या है। वो बोल रहे हैं कि आपके पास द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दें। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम कर दें। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम कर लें आप, ठीक है, सीई, और आपको सर्किट दिया हुआ ये आपके पास है 3 माइक्रोफैरेड, ये आपके पास है 3 माइक्रोफैरेड, ये 1.5 माइक्रोफैरेड और ये भी 1.5 माइक्रोफैरेड। ये आपके पास एक सर्किट है जिसकी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है। सबसे पहले तो मुझे ये बात देख कर नजर आ रही है, सबसे पहले तो मुझे ये बात देख कर नजर आ रही है, क्या बात देख कर नजर आ रही है, कि ये दोनों पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो 1.5 प्लस 1.5, ये आंसर बन गया 3 माइक्रोफैरेड। ये दोनों पैरेलल में ऐड हो जाती है, तो ऐड होने के बाद 1.5 प्लस 1.5, ये आपके पास बन गया कितना, 3 माइक्रोफैरेड। ये मुझे 3 माइक्रोफैरेड का यहाँ से रिजल्ट मिल गया। ठीक है, अब अब जो मेरे पास बचा उसको मुझे देखना है कि मेरे पास अब क्या बचा। अब जो मेरे पास यहाँ पे चीज़ बचती है बेटा, वो ये कि यहाँ भी अब मेरे पास 3 माइक्रोफैरेड है। अब इन दोनों की जगह भी 3 माइक्रोफैरेड है बेटा, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 माइक्रोफैरेड मौजूद है। अब ये तीनों किस में आ गए, सीरीज। अब जब ये तीनों सीरीज में आए हैं, अब जब ये तीनों सीरीज में आए हैं तो मैंने यहाँ लिखना चाहिए कि ये आपके पास ऑल आर इन सीरीज, ये सीरीज में मौजूद है, सीरीज में रेसिप्रोकल होती है, तो 1/CE बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये बना 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो CE की वैल्यू जो मुझे मिली वो मुझे मिली कितनी, 1 माइक्रोफैरेड। ये मेरे पास आई इसकी वैल्यू जो मेरे पास 1 माइक्रोफैरेड के बराबर आई। ये मेरे पास आई इसकी वैल्यू जो 1 माइक्रोफैरेड के बराबर आई। ठीक, यहाँ तक आपने इसके बारे में बात पढ़ी। ये बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, इसी तरह ये क्वेश्चन आपके पास आते हैं। एक और लिखें, और एक और क्वेश्चन आपके पास है, इन द गिवन सर्किट in the given circuit find equivalent capacitance. In the given circuit find equivalent capacitance.
In the given circuit, find equivalent capacitance. ये भी सी और ये भी सी है और ये भी सी और ये भी सी। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है, ठीक है। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिल्कुल वैसी ही मालूम करनी है, हम करते हैं। वैल्यू हमें कोई नहीं दी हुई, वैल्यू कोई नहीं दी हुई। ऑप्शन ए है C/2, ऑप्शन बी है 4C, ऑप्शन सी है 2C और ऑप्शन डी है सिर्फ C। ऑप्शन डी मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ C। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे इसकी बात हुई जो मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये दोनों किसमें पैरेलल, तो C+C क्या बना 2C। ये दोनों भी किसमें पैरेलल, तो C+C क्या बना 2C। अब यहाँ पर भी 2C हो गया और यहाँ पर भी आपके पास सॉरी 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 ये पैरेलल में नहीं सीरीज में, आई टेक माई वर्ड्स बैक। ये दोनों आपके पास सीरीज में है, ठीक है, ये दोनों सीरीज में है। और सीरीज में जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है रेसिप्रोकल, तो 1/C प्लस 1/C और इसका रिजल्टेंट C डैश, यहाँ पे है C, 1 + 1 आपके पास क्या बनेगा 2, तो इसको मैंने C डैश का नाम दे दिया, ठीक है। और ये बना 2/C और ये आया 1/C डैश। पलट दें, इसको पलटेंगे तो ये बना C/2। तो जो आंसर इसका आया C/2 वही आंसर इसका भी होगा, एग्री करना है क्योंकि दोनों भी सीरीज में है। तो इसका मतलब ये भी C/2 बना और ये भी C/2 बना। अब ये दोनों किस में आ गए पैरेलल। आप जब भी पैरेलल है दोनों ऐड हो जाएंगे, तो CE बराबर होगा C/2 प्लस C/2। तो ये बना 2C/2, 2 से 2 कैंसिल, तो CE C के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे पास ये दोनों सीरीज में थे, दोबारा बोल रहा हूँ, ये दोनों सीरीज में थे, सीरीज में रेसिप्रोकल होती है, इनका रिजल्टेंट 1/C प्लस 1/C के बराबर आ गया और ये 2/C बना। C डैश मैंने इसको नाम दे दिया C डैश C/2। जो आंसर इन दोनों का आया वो इन दोनों का भी आएगा। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए आमिर मिर्जा, और जब ये दोनों पैरेलल में हुए तो पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड होती है, तो ऐड होने के नतीजे में C/2 प्लस C/2 हमारे पास बना कितना 2C/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो CE सिंपल C के बराबर आ गया। ये हमारे पास यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या हुई बात, जो हमने यहाँ पे कैपेसिटर से रिलेटेड देखी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात को बढ़ाते हैं आगे। कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला नोट कर लें। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर होती है हाफ CV²। अदनान भाई, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर होती है, मिस समीरा को बोले मैट्रिक वालों का रिस्पॉन्स ऑफ कर दें, बस ये बोल मैट्रिक का रिस्पॉन्स ऑफ कर दें। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बराबर होती है इज इक्वल टू हाफ CV²। C का मतलब होता है कैपेसिटेंस और V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। C का मतलब है कैपेसिटेंस और V का मतलब हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। C मींस कैपेसिटेंस और V का मतलब हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आपके पास अब हम देखना चाहते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारे पास है 3 capacitors each of, इसको वो तो फैजान भाई के पास हुई है। 3 capacitors each of 1 microfarad are connected in parallel. Three capacitors each of 1 microfarad are connected in parallel to this combination fourth capacitor of 1 microfarad
is connected in series, the equivalent capacitance of the system will be three capacitors each of 1 microfarad are connected in parallel to this capacitance. Fourth capacitor of 1 microfarad is connected in series. आपके पास पहला ऑप्शन है 3/4 माइक्रोफैरेड, दूसरा 4/3 माइक्रोफैरेड, तीसरा 2 माइक्रोफैरेड और चौथा 4 माइक्रोफैरेड। पहले तो इसकी डायग्राम बनाएं कि इसकी डायग्राम आपके पास क्या बन सकती है। कर दिया। पहले इसकी डायग्राम बनाए, इसकी डायग्राम क्या बन सकती है। सबसे पहले बोलने 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 1 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्थ कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड इन सीरीज, और इनके साथ एक सीरीज में कनेक्ट है। ये डायग्राम बनी और ये आपके पास कितना है बेटा 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। सबसे पहले तो तीनों पैरेलल हैं। पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड होती है, तो 1 + 1 + 1, तो ये बन गया 3 माइक्रोफैरेड। तो 1 + 1 + 1 ये आपके पास आ गया 3, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होती है। अब एक आपके पास बन गया 3 का और एक आ गया 1 का, और अब ये दोनों किस में आ गए सीरीज, और सीरीज में कैपेसिटेंस रेसिप्रोकल होती है। तो अब यहाँ पे 1/CE बराबर होगा 1/3 + 1, तो 1/1 मतलब अब 3 एलसीएम आ गया, 3 से 3 कैंसिल 1 और 3 1 3, तो ये बन गया 4/3। अब पलटेंगे तो CE बराबर आ गया किसके 3/4, तो 3/4 माइक्रोफैरेड ये आपके पास इसका आंसर है। इसको मैंने यहाँ पे आंसर का नाम दे दिया। ठीक है, तो CE बराबर आ गया हमारे पास 3/4 माइक्रोफैरेड के, दैट विल बी एक्सेप्टेड एज योर आंसर। अब एक मैं चाहता हूं कि मुझे आप लोग करके दिखाएं कि एक का आंसर क्या आएगा। जो CE की वैल्यू आई वो CE की वैल्यू मिली 3/4 माइक्रोफैरेड, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करके दिखाएं इसको। 2 capacitance of 4 microfarad and 6 microfarad are connected in series. A potential difference of 500 volt is applied between the outer plates of the system. Between the outer plates of the system, the charge on each capacitor will be. The charge on each capacitor will be. ऑप्शन लिख रहा हूँ ब्लू कलर से। ऑप्शन ए 1200 माइक्रोकूलम, ऑप्शन बी 6000 कूलम, ऑप्शन सी 1200 कूलम, या ऑप्शन डी 600 माइक्रोकूलम।
सबसे पहले तो एक चीज हमें अपने जहन में रखनी चाहिए, और वो एक चीज हमें अपने जहन में ये रखनी चाहिए कि आपके पास दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं। दो कैपेसिटर हैं सीरीज में कनेक्ट हैं, और सीरीज की सबसे पहले आप इक्विवेलेंट निकाल लें। सीरीज की सबसे पहले आप इक्विवेलेंट निकाल लें। सीरीज की सबसे पहले आप इक्विवेलेंट निकाल लें। ओके, आंसर आ गया जी। राविया बोलिए, आंसर क्या आ रहा है बेटा? 1200 माइक्रोकूलम। 1200 माइक्रोकूलम। इसका आंसर मुझे इस बच्ची ने बताया 1200 माइक्रोकूलम। अभी कैसे बताया और बाकी लोगों ने क्यों नहीं बताया देख लें। एक कैपेसिटर आपके पास है 4 और दूसरा आपके पास है 6, और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इनके साथ पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है? 500 वोल्ट्स का। तो एक 400 है और एक 6 है, और ये सीरीज में कनेक्ट है, इनके साथ पोटेंशियल डिफरेंस है 500 वोल्ट। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहले सीरीज में आप जानते हैं कैपेसिटेंस रेसिप्रोकल होती है, तो 1/4 प्लस 1/6। अब 6 और 4 का एलसीएम हो गया 12, तो यहाँ पे आ गया 12। 4 3 ज़ा 12, और इस तरीके से 6 2 ज़ा 12, तो 1/c इज इक्वल टू 5/12, तो CE इज इक्वल टू 12/5। तो 12/5 का मैंने आंसर निकाला, और मुझे इसका जो आंसर मिला वो मिला 2.4 माइक्रोफैरेड आ गया। अब मुझे निकालना है चार्ज। सीरीज में चार्ज सेम रहता है। अब चार्ज इन दोनों पर है, तो इसका मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से आया होगा। चार्ज इन दोनों पर, इसका मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से आया होगा, तो फॉर्मूला लग जाएगा Q इज इक्वल टू CEV। तो CE की वैल्यू मिली 2.4 माइक्रोफैरेड, और वोल्टेज हमारे पास था 500। तो यहाँ पे हमने लिखा 500, तो 2.4 को अब हमने मल्टीप्लाई करा 500 से, तो आंसर मिला 1200 माइक्रोकूलम। ये मुझे आपके पास मिला चार्ज, और ये चार्ज दोनों पर होगा और सेम होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है। ये चार्ज दोनों पर होगा और सेम होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो हमारे पास यहाँ पे इनका चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैपेसिटर के कुछ न्यूमेरिकल थे, जिनकी मिसालें हमने यहाँ पे देखी और हमने करी। अब जब आगे की बात चलती है, तो अब आपके पास एक चीज आती है जिसको हम अपनी आम जुबानी बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल के बाद मुझे कुछ बातें बतानी है, उसको जरा सुनिएगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है आपके पास KQ/R। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर बताने जरूरी है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू KQ/R। एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू KQ/R। ठीक है, इसका ताल्लुक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस से। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है? Any surface which has the same value of potential. Any surface which has the same value of potential. हर वो सरफेस जिसकी आपके पास सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल on every point on the surface, on every point on the surface is called equipotential surface. Equi means होता है equal, potential means voltage. Equi means equal, potential means voltage. तो हर वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल सेम पाई जाए, हर वो सरफेस जिसकी हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल सेम पाई जाए, हर वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल सेम पाई जाए, उसको हम अपनी आम जबान में बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। तो हर वो सरफेस जिसकी हर पॉइंट पे पोटेंशियल की बिल्कुल सेम वैल्यू हो,
उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इक्वी मींस इक्वल और पोटेंशियल मींस पोटेंशियल। तो अगर कोई सरफेस हो जिसकी हर पॉइंट पे सेम वैल्यू पोटेंशियल की पाई जा रही है तो उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम देते हैं, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो वर्क डन होता है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज from one point to another point, work done in moving a charge from one point to another point। अगर आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करवाएंगे तो वर्क डन जीरो होगा। और इसी तरह यहाँ पे जब वर्क डन जीरो होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। इसी तरह जब वर्क डन जीरो होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। और जब वर्क डन जीरो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज आल्सो जीरो। potential difference between 2 points is also zero। पोटेंशियल डिफरेंस भी दो पॉइंट का वो भी जीरो के बराबर होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है दो पॉइंट्स के बीच का, और इसके साथ साथ जो है आपके पास वर्क डन भी जीरो होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। Electric lines of forces are always perpendicular to equipotential surface। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो आपके पास हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, उनको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलरली कंसीडर कर रहे होते हैं। ये आपके पास एक बात थी जो मैंने आपको बताई। अब ऐसी सरफेसेस कौन सी होती हैं, या ऐसी सरफेसेस को जो है वो हम बेसिकली क्या नाम दे रहे होते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, अगर मेरे पास यहाँ पर ये एक सरफेस है तो ये सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, r। ठीक है, अगर मेरे पास चार्ज यहाँ है, चार्ज यहाँ है, चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ लेकर आऊँ, चार्ज को मैं यहाँ से लेकर आऊँ, चार्ज को मैं यहाँ से लेकर आऊँ, क्योंकि सेंटर से उसका डिस्टेंस सेम है तो इसलिए इसकी पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस चेंज होता है, लाइक अगर चार्ज यहाँ से ऊपर आए या चार्ज यहाँ से नीचे आए, तो सेंटर से डिस्टेंस चेंज होगा तो पोटेंशियल भी चेंज होगा। चार्ज भले ही सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है लेकिन सेंटर से उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तभी तो हम कहते हैं कि यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, जीरो, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। अगर मेरे पास यहाँ देखें गौर से, अगर मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट 4 मीटर की हाइट पर है और मैं इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ इसके ऊपर स्लाइड कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो हाइट तो बिल्कुल सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। तो बिल्कुल उस तरह सेंटर से लेके चार्ज का जब डिस्टेंस सेम होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हर पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसी सरफेस कहलाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम दे रहे होते हैं। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल सेम होता है। जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का उतने पोटेंशियल इस पॉइंट का, उतने पोटेंशियल इस पॉइंट का, उतने पोटेंशियल इस पॉइंट का। पोटेंशियल के अंदर चेंज उस वक्त आएगा जब चार्ज अपनी पोजीशन को या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड चेंज करे। जब अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करेगा तभी चेंज आएगा, वरना आपके पास वहां पे चेंज नहीं आएगा। तो ऐसी सरफेस जिसके अंदर आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल सेम हो, उसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम देते हैं। वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहला रही होती है। ठीक है, यहाँ तक आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर होता क्या है, अगर ये मेरे पास एक चार्ज है और ये मेरे पास अगर एक सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा आपके पास जो होती हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, तो वो सरफेस के साथ एंगल बनाती हैं कितना, 90 डिग्री का। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होती है। और टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। नोट कर लें, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर।
two equipotential surfaces can never cross each other. दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और उसके बाद जो है वो दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी होपफुली, मुझे आपको अंदाजा हो रहा है, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल लिखें। 100 microfarad capacitor has energy 50 joules. In order to operate a flash lamp, the voltage required to charge the capacitor. The voltage required to charge the capacitor is 500 volt, 1000 volts, 1500 volts, 2000 volts. फॉर्मूला लगेगा कौन सा? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। फॉर्मूला लगेगा कौन सा? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। जी अनस बोलिए बेटा। सर मैं पूछ रहा था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? अगर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। कहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना, पोटेंशियल थोड़ी जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। एक पॉइंट का पोटेंशियल तो एग्जिस्ट करता है ना, एक पॉइंट का पोटेंशियल तो एग्जिस्ट, हाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट का तो पोटेंशियल है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट की तो फील्ड है ना। अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो वो जीरो होगा। जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हमें करना है, और क्वेश्चन हमारे पास है 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, और वो जो है आपके पास बेसिकली ऑपरेट हो रहा है फ्लैश लैम्प से। उसके ना वोल्टेज हमें चाहिए 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 1500 वोल्ट, 2000 वोल्ट। फॉर्मूला लगेगा E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी है 50 जूल्स, तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। E is equal to half CV square. एनर्जी है 50, हाफ एज इट इज, कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैरेड। 100 माइक्रोफैरेड मींस 100 एक्सपोनेंट -6, और यहाँ क्या V स्क्वायर। अब ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई तो नीचे जाके डिवाइड, और यहाँ लिखा V स्क्वायर। 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, और ये 100 का मतलब है 10 का स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ है -6, तो -6 + 2 विल रिजल्ट इन -4, तो नीचे आ गया -4, नीचे मेरे पास आ गया -4, ठीक है। और अब यहाँ लिखा हुआ है 100, और ऊपर वाला 100 का मतलब हमारे पास बना 10 स्क्वायर, और ये -4 ऊपर जाके बना +4, तो ये 4 + 2 विल रिजल्ट इन 6, और ये बना V स्क्वायर। अब रूट ले लें, तो V स्क्वायर 10 की पावर 6, जब रूट लेंगे तो बाहर आके ये बन जाएगा 3, तो इसका मतलब आंसर हुआ 1000 वोल्ट्स का। हाँ जी, नहीं बनने की, मैंने पहले लास्ट मिनट 2-3 बार बोल दूँ, उसके बाद बंद कर दूंगा। हाँ बोल दो, कहना अभी टेस्ट नहीं हो सकता, कल होगा टेस्ट, बस ये बोल दो उर्दू का टेस्ट कल होगा इस क्लास के बाद, बस। ओके जी, तो आपके पास यहाँ पे V की वैल्यू हमें मिली 1000 वोल्ट, देन दैट विल बी एक्सेप्टेड एज योर आंसर। चैप्टर 12 आपका कंप्लीट हो गया है। कोई टॉपिक रह गया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको परसों पढ़ा दूंगा। अब मुझे फर्स्ट डे स्टार्ट करनी है, और फर्स्ट टाइम में मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 1। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, otherwise I'm going to leave the meeting right now.